नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर पीसी मीना, सहआचार्य राजनीति विज्ञान, बीए पार्ट फर्स्ट का पेपर सेकंड का टॉपिक मनु की परराष्ट्र नीति संबंधी विचारों पर आज मैं अपने व्याख्यान देना चाहूँगा। बच्चों, ये टॉपिक परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है। परराष्ट्र संबंध अथवा अंतर्राज्य संबंध का क्या अर्थ है? एक तरह से परराष्ट्र का मतलब होता है दूसरे राष्ट्रों के साथ संबंध। अपने राज्य तथा अन्य राज्यों के बीच में संबंधों का अध्ययन ही परराष्ट्र संबंध माना जाता है। मनुस्मृति में प्रतिपादित अंतर्राज्य संबंधों का अध्ययन दो बिंदुओं के आधार पर किया जा सकता है, अर्थात परराष्ट्र नीति संबंधी विचारों को हम दो भागों में बांट कर इसका अध्ययन कर सकते हैं। पहला है परराष्ट्र नीति का सैद्धांतिक पक्ष और दूसरा है परराष्ट्र नीति का व्यवहारिक पक्ष। परराष्ट्र नीति के सैद्धांतिक पक्ष में हम तीन बातों को रखते हैं। पहला मंडल सिद्धांत, दूसरा षटगुण नीति और तीसरा है उपाय। हम मंडल सिद्धांत की अगर बात करें तो मनु ने यह कहा है कि एक राजा को अपने मित्रों की संख्या अधिक से अधिक बढ़ानी चाहिए और शत्रुओं की संख्या कम से कम रखनी चाहिए। मनु के अनुसार राजा को महत्वाकांक्षी होना चाहिए, उसे क्षेत्र विस्तार के लिए हमेशा निरंतर प्रयत्नशील रहना चाहिए। इस दृष्टि से राजा को मंडल सिद्धांत के आधार पर दूसरे राज्यों के साथ करने चाहिए। मंडल सिद्धांत एक तरह से राज्यों का विवेक सम्मत वर्गीकरण है, जिसमें एक जो राष्ट्र होता है, ये केंद्रस्थ राष्ट्र होता है जिसको विजिगीषु का नाम दिया गया है। उसके आगे 5 राज्य होते हैं और उसके पीछे 4 राज्य होते हैं। एक मध्यम होता है, एक उदासीन होता है। इस तरह से कुल 12 राष्ट्र होते हैं। इन 12 राष्ट्रों का इनका इस तरह से वर्गीकरण किया गया है कि एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र से किस तरह से जो है अपना संबंध स्थापित कर सकता है। 5 राज्य जो अग्रभाग में स्थित होते हैं और 4 पृष्ठभाग में स्थित होते हैं। इन 12 राज्यों में मनुस्मृति में प्रत्येक राज्य की 5 ध्रुव प्रकृतियां बताई गई हैं, जैसे आमत्य है, राष्ट्र है, दुर्ग है, कोष है, दंड है। इस प्रकार राज्यमंडल के सदस्य कहे गए राज्यों की कुल संख्या 12 + 5 = 60 प्रकृतियां होंगी और कुल 12 राज्य हैं, तो 60 + 12 = 72 मानी गई है। इस प्रकार स्पष्ट है कि मंडल सिद्धांत के माध्यम से मनु शासक के समक्ष उसके सीमावर्ती व अन्य निकटवर्ती राज्यों का एक विवेक सम्मत व वैज्ञानिक वर्गीकरण प्रस्तुत करते हैं, ताकि शासक अपने वैदेशिक नीति का निर्धारण करते समय उस पर अन्य राज्यों की संभावित प्रतिक्रियाओं का अंदाज़ा लगा सके। इससे साथ ही पुनः ये भी स्पष्ट किया गया है कि संबंधित राज्य के शासक के दृष्टिकोण मात्र के आधार पर ही अपने वैदेशिक नीति का निर्धारण नहीं करें, बल्कि उसे उस राज्य की स्थिति, शक्ति या प्रभावित करने वाले अन्य पक्षों आदि पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। इसके बाद में दूसरा जो बिंदु उसने बताया है सैद्धांतिक पक्ष में, वह है षटगुण नीति। मनु ने राज्य के 7 तत्वों की बात कही है। जिस तरह से मस्तिष्क के अलग अलग अंग होते हैं, हमारा मानव शरीर में अलग अंग होते हैं, अलग अलग अंग अपना अपना काम होते हैं। इस तरह से उसने षटगुण नीति में 6 तत्व बताए हैं। मनु ने यह कहा है कि सबसे पहले षटगुण नीति का पालन करते हुए उसने ये कहा है कि षटगुण नीति के संबंध में राजा को संधि, विग्रह, यान, आसन, द्वैधिभाव और संश्रय का इन 6 गुणीय नीति पर चलने के लिए निर्देशित किया है। इस नीति के पालन करते समय ये भी निर्देशित किया है कि वह इस नीति को विवेक तथा हानि लाभ के आधार पर कार्यान्वित करें। जैसे संधि का अर्थ है अन्य किसी राज्य से मैत्रीपूर्ण संबंधों की स्थापना करना। मनु ने संधि को 2 प्रकार के बताया, एक समान कर्म संधि और एक असमान कर्म संबंधी। समान कर्म संबंधी का मतलब ये है, संधि का मतलब ये है कि समान लाभ या तत्कालिक विधि की दृष्टि से कोई राजा दूसरे राजा के साथ मिलकर शत्रु पर आक्रमण करता है, तो मनु ने इसे समान कर्म संधि का नाम दिया है। लेकिन जब 2 राजा अलग अलग दिशाओं में शत्रु पर हमला मिलकर आक्रमण करे तो ये असमान कर्म संधि की संज्ञा दी जाती है। विग्रह का मतलब होता है, विग्रह संधि से विपरीत अवस्था है।
वह शत्रु राज्य के प्रति स्पष्ट रूप से ऐसा उग्र राजनीतिक कलह है जिसका अंत युद्ध में संभव है। तो मनु ने विग्रह का विवेचन करते हुए विग्रह के दो भेद बताए हैं, एक स्वयकृत विग्रह और दूसरा है मित्रवत या रक्षार्थ विग्रह। शत्रु को जीतने के लिए किसी मंत्री या सेनापति के शत्रु की कमजोरी का पता लगाकर स्वयं राजा विग्रह करना, ये उसका स्वयकृत विग्रह कहलाता है। और किसी दूसरे राजा द्वारा अपने मित्र पर आक्रमण कर देने की दशा में अपने मित्र की रक्षा के लिए विग्रह करना एक तरह से मित्र से या रक्षार्थ विग्रह की संज्ञा दी गई है। यान, अगला है यान। यान से मनु का आशय वास्तविक आक्रमण करना। मनु ने शासक के दो रूपों की चर्चा की है। प्रथम आकस्मिक, जब राजा अपने शत्रु को संकट में फंसा देखे तो उसे अकस्मात शत्रु पर आक्रमण करे, उसे निर्बल कर लेना चाहिए। तो इसे एक तरह से यान का मतलब होता है कि वास्तविक आक्रमण करना। आसन, आसन का अर्थ है स्वयं की सुरक्षा के लिए शत्रु राजा के प्रति उपेक्षा की नीति का पालन करना। मनु ने आसन के दो रूप की बात कही है, चर्चा करते हुए कहा है कि आसन का एक रूप तो यह है कि जब शत्रु राज्य संकट में हो तो उसके चारों ओर घेरा डाल दें और रसद आदि को बाहर से अंदर आने को रोक दें। दूसरी स्थिति यह है कि जब वह देखे कि मित्र राज्य पर शत्रु ने आक्रमण कर दिया है तो मित्र के अनुरोध पर वह शत्रु राजा या उसके राज्य पर घेरा डाल दें। इसी तरह से अगला है द्वैधिभाव। द्वैधिभाव का अर्थ है एक समय में दो प्रकार की नीतियों का अपनाना। मनु ने न केवल सेना के संदर्भ में द्वैधिभाव को उल्लेख किया है, मनु ने द्वैधिभाव की नीतियों को स्पष्ट करते हुए कहा है कि अपनी कार्य सिद्धि के लिए चतुरंगणी सेना के एक भाग को शत्रु से बचाने के लिए सेनापति के अधीन कर दिया जाए तथा सेना के शेष भाग को दुर्ग आदि की रक्षा के लिए राजा स्वयं अपने अधीन रखें। तो इस तरह से सेना को दो भागों में बांटने की नीति को द्वैधिभाव की संज्ञा दी गई है। अगला तीसरा अर्थ है शत्रु राजा से अपनी रक्षा के लिए किसी राजा द्वारा अन्य किसी शक्तिशाली राजा का आश्रय ग्रहण करना ही संश्रय कहलाता है। इसके अंतर्गत दो पक्ष हैं। संश्रय नीति के पहले पक्ष की विवेचना करते हुए उन्होंने कहा है कि यदि राजा शत्रु से पीड़ित है और शत्रु अपेक्षाकृत उससे अधिक बलशाली है तो उसे अपनी आत्मरक्षा के लिए किसी दूसरे बलवान राजा का यहाँ आश्रय ले लेना चाहिए। इस नीति के दूसरे पक्ष में यह भी कहा गया है कि भावी आशंकाओं को लक्ष्य करते हुए उन्होंने लिखा है कि यदि राजा को भविष्य में शत्रु से पीड़ित होने की आशंका हो तो उसे रक्षा हेतु किसी दूसरे बलवान राजा का आश्रय ले लेना चाहिए। तो इस तरह से मनु ने षटगुण नीति के 6 पक्ष बताए, संधि, विग्रह, यान, आसन, द्वैधिभाव और संश्रय। अब मनु का ये भी कहना है कि परराष्ट्र नीति में एक और पक्ष है, एक और जिसको उपाय बोलता है, वो साम दाम दंड भेद, कि राजा को हमेशा, यानी मनु ने राजा को निर्देश दिया है कि वह परराष्ट्र नीति के क्षेत्र में साम दाम दंड भेद की नीति का इन चारों उपायों का पालन करेंगे। साम का मतलब यह है कि समझा बुझा करके किसी शत्रु को अपने पक्ष में करने की नीति को भी साम की संज्ञा दी गई है। दाम का मतलब है कि जहाँ तक संभव हो सके दाम धन का लालच देकर के अपने पड़ोसी राजाओं की गतिविधियों को जानकारी हासिल करें, शत्रु के भेद को जानने की पूरी कोशिश करें, इसको दाम की संज्ञा दी गई है। दंड का मतलब है कि शत्रु को बल प्रयोग द्वारा अपने अनुकूल करने की जो प्रयास है, इसको दंड की संज्ञा दी गई है। भेद का मतलब है कि शत्रु पक्ष और उसके जो मित्र हैं उनमें अगर फूट डालें हैं और फिर उसकी कमजोरी का हम फायदा उठाएं तो इसको भेद की संज्ञा दी गई है। तो ये चार जो उपाय हैं इनके आधार पर भी हम एक जो शासक होता है अपने राष्ट्र की रक्षा कर सकता है, इन चारों साम दाम दंड भेद के माध्यम से। इसके बाद में परराष्ट्र नीति के जो दूसरा पक्ष है उसको व्यवहारिक पक्ष की संज्ञा दी गई है। इसमें दो बातें हैं, एक तो दूत व्यवस्था और दूसरा गुप्तचर व्यवस्था। इसमें सबसे पहले तो इसका जो व्यवहारिक पक्ष में दूत व्यवस्था की हम बात करें तो मनु का कहना है कि राज्य के मैत्रीपूर्ण अथवा अमैत्रीपूर्ण संबंधों का मूल आधार दूत होते हैं। दूत ही शत्रु से मेल करा सकते हैं और दूत ही मिले हुए शत्रु से विग्रह भी करा सकते हैं, दूरी भी बनवा सकते हैं। तो दूत वह कार्य करता है जिससे परस्पर मित्रता भी फूट पड़ सकती है। दूत की योग्यताओं के संबंध में उन्होंने लिखा है कि शास्त्रों का विशिष्ट ज्ञान होना चाहिए, चेष्टा जाने की क्षमता होनी चाहिए, शुद्ध हृदयता होनी चाहिए, चतुर होना चाहिए और कुलीन व ईमानदार व्यक्ति होना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को दूत बनाया जाना चाहिए। फिर कहता है गुप्तचर व्यवस्था। मनु ने लिखा है कि गुप्तचर दूसरे राज्यों की जानकारी अपने राज्य को बता सकते हैं।
या दूसरे राज्य के जो राज्यों के गुप्तचरों का पता लगा करके उनके बारे में अपने राजा को जानकारी दे सकते हैं। मनु ने गुप्तचरों के 5 प्रकार बताए हैं। एक तो कापाटिक, ऐसे गुप्तचर छल कपट व्यवहार में कुशल होते हैं और अपनी इस कला के द्वारा राजा से द्वेष आने वाले लोगों को गुप्त बातों का पता लगा सकते हैं। उदा स्थित, ऐसे गुप्तचर जो साधु या सन्यासी के रूप में झूठी प्रसिद्धि प्राप्त करते हैं और अपने संपर्क में आने वाले राजा के द्वेषी वर्ग के गुप्त रहस्यों का पता लगा लेते हैं। कृषक, ऐसे गुप्तचर जो नकली किसान का जीव बिताते हुए राजा के द्वेषी वर्ग के गुप्त कार्यों की जानकारी प्राप्त करते हैं। वाणिज्यिक, ऐसे गुप्तचर जो नकली व्यापारी के रूप में जीवन व्यतीत करते हुए राजा के विरोधियों के गुप्त रहस्यों का ज्ञान प्राप्त करते हैं। तापस, ऐसे गुप्तचर नकली तपस्वी के रूप में विचरण करते हुए और राजा के द्वेषी वर्ग के जो गुप्त कार्यों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं बच्चों कि मनु की परराष्ट्र नीति के जो दोनों पक्ष हैं इन पर जो है निश्चित रूप से क्वेश्चन आएगा। और ये जो परराष्ट्र नीति है एक तरह से विदेश नीति की है, जिसमें एक राज्य को एक सफल शासक वही सफल शासक हो सकता है जो इन नीतियों का पालन करते हुए अपने राज्य को अधिक से अधिक क्या है कि जो है रक्षा कर सके और अधिक से अधिक उसको विकास कर सके। तो आज इतना ही, धन्यवाद।